हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 10-10-2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो आज डबल 10 डे इसको बोला जाता है। डबल 10 डे कहाँ पे? ताइवान में इसको बोला जाता है नेशनल डे ऑफ ताइवान। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ताइवान में, या फिर डबल 10 डे। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि 10 अक्टूबर 1911 को यहाँ के जो वोंगचुंग अपराइजिंग है वो स्टार्ट हुई थी, और इसके बाद से वहाँ की जो क्विंग डायनेस्टी है चाइना की, तो उसका एंड हो गया था। और 1 जनवरी 1912 को क्या हुआ था? एक प्रॉपर ताइवान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो जो ताइवानीज़ जो इन्फ्लुएंस कंट्रीज़ हैं, जैसे हांगकांग और मकाऊ, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, इसको सेलिब्रेशन करते हैं इसका आज के दिन। चाइना इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है राफा डाउन्स, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड, सॉरी टेनिस से रिलेटेड न्यूज़ है। जो राफेल नडाल है, यहाँ पे जो 13 रोनाल्ड गैरोस है, तो रोनाल्ड गैरोस जो है कि स्टेडियम है, ठीक है, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच में ये है, पेरिस में, ठीक है, फ्रेंच ओपन वहाँ पे हो रहा है। तो बस यही याद रखना है। और जो रोनाल्ड गैरोस के मेनली जो चैम्पियन है राफेल नडाल ही रहते हैं। ठीक है, 12th टाइम चैम्पियन राफेल नडाल, ही हैज़ बीन द चैम्पियन। बहुत अभी भी वो जीतेंगे। RTGS टू बिकम 24/7 फ्रॉम दिसंबर। तो RTGS क्या है? इसकी फुल फॉर्म कहीं पे भी किसी भी वन लाइनर जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछी जा सकती है। RTGS मतलब क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र होगा 2 लाख से ज़्यादा का, वो राउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज फ्रॉम दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 से क्या होगा? आप किसी भी टाइम पे ये ट्रांजैक्शन करते हो। पहले रिस्ट्रिक्ट था 7 AM to 6 PM वर्किंग डेज में ही, लेकिन अब ये हो सकता है। ठीक है, और एक नेफ्ट भी होता है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट करते हो ना, नेफ्ट NEFT। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे फंड की जगह पे कुछ और कर देंगे, है ना, तो ये चीज़ें हैं ध्यान देने वाली। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेबर ब्यूरो टू कंडक्ट 3 सर्वेज टू असेस जॉब सिचुएशन। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो क्या करेगा? 3 सर्वे कंडक्ट करेगा माइग्रेशन के रिलेटेड, डोमेस्टिक वर्कर्स पर और प्रोफेशनल बॉडीज़ पर। ठीक है, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, और स्पेशली कोविड-19 के पैंडमिक के बाद से, तो वो सारे जो सर्वे के बाद जो डेटा है वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, अभी हमारे लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष गंगवार। तो ये एक्सपर्ट जो ग्रुप है, ठीक है, वो चेयर करेंगे SP मुखर्जी। ठीक है, SP मुखर्जी को बनाया गया है कमेटी का चेयरमैन। एमिरेट्स प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट भी होंगे, स्टैटिशियंस भी होंगे, इसमें गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी होंगे। एंड इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 3 सालों के लिए। ठीक है, 3 सालों के लिए जो टेक्निकल गाइडेंस है, ठीक है, तो लेबर ब्यूरो को ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू सर्वेज ऑन माइग्रेशन, प्रोफेशनल बॉडीज, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड अदर सर्वेज टू एक्सपेंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेबर ब्यूरो के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेबर ब्यूरो जो है ये क्या करता है? सर्वे विंग है ऑफ द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अभी कौन है मिनिस्टर? संतोष गंगवार। एंड द फाउंडेशन ऑफ लेबर ब्यूरो कैन बी ट्रेस टू द रॉयल कमीशन। तो रॉयल जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे पहले क्या था? 1931 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर था। ओके, तो यहाँ से इसके देखे जा सकते हैं फाउंडेशन के ट्रेस। द कमीशन अंडरलाइन द नीड फॉर सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लेबर स्टैटिक्स, जो भी मतलब उनकी लिविंग, वर्किंग और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडस्ट्रियल लेबर की, तो वहाँ से एक डेटा कलेक्ट करना, उन पर सर्वे करना। तो एक 1940 में कमेटी सेटअप की गई थी, स्टैटिकल बॉडी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज स्टैब्लिश। ठीक है, शिमला में 1941 में स्टैब्लिश की गई थी। देन 1946 में डायरेक्टरेट वॉज रीनेम्ड लेबर ब्यूरो। ठीक है, इसका ही नाम क्या कर दिया गया? लेबर ब्यूरो कर दिया गया। कब? 1946 में। फंक्शंस जो है यही है कि कोलेशन करना, कलेक्शन करना, पब्लिकेशन करना, रिस्पॉन्सिबल इन सब चीज़ों के लिए हैं, जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, वर्किंग लिविंग कंडीशंस। ठीक है, ये सब स्टोर हाउस ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है CPI, उसके जो नंबर्स हैं, एग्रीकल्चर, रूरल लेबरर्स, तो ये सारे इनके काम होते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के। और मेजर जो हेड्स होते हैं, लेबर इंटेलिजेंस, लेबर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्टडीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अभी रिसेंटली इनका एक न्यू लोगो 80 साल बाद इनको मिला था। ठीक है, तो ये न्यू लोगो भी है। ठीक है, ये भी मैंने दिखा दिया है। क्या है इसमें? ये लोगों में एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है ना, तो ये इसके बारे में बताया हुआ है कि द लोगो रिप्रेजेंट
3 गोल्स है ना। तो ये एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ब्लू कॉक जो है व्हील में रिप्रेजेंट करता है कि जो भी मतलब ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उनको, ठीक है, जो ब्लू है ये बना हुआ। देन द लाइन ग्राफ, जो यहाँ पे ये लाइन ग्राफ बने हुए हैं ना, ये लाइन ग्राफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि शोज अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो हैं। एंड दे लोगो विल नाउ टेक द मैसेज डीपर अबाउट एग्जिस्टेंस और वर्कर व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। बाकी और जो लोगो है, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, लेबर ब्यूरो से रिलेटेड। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड न्यूज़ थी कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो उसको अनचेंज ही रखा है, मतलब उसको चेंजेस उसमें नहीं किए हैं वो। और ये बोला जा रहा है कि 2021 में जो हमारी जीडीपी है उसका 9.5% से डिक्लाइन हो सकता है। और पीएमआई जो था, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो वो बढ़ के इस बार कितनी हुई थी, 56.9%। तो यही सब कुछ बातें थी, है ना। तो यहाँ पे एमपीसी के बारे में पता होना चाहिए कि ये 2016 में क्रिएट की गई थी, टू ब्रिंग क्रिएट क्यों की गई थी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए, है ना। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या डिटरमाइन करती है, एक तो इन्फ्लेशन के जो टारगेट होते हैं उसको अचीव करती है, और पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उनको क्या करती है, डिटरमाइन करती है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो टारगेट होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक बार में, मतलब सेट वंस इन अ 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों में एक बार ये तय किए जाते हैं। एंड इट इज़ सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के कंसल्टेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किए जाते हैं इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। करंट का ये है 4% विद -2 + 2 टॉलरेंस टिल March 31, 2021। एंड बाकी एमपीसी क्या है, आरबीआई हैज़ अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट ने 3 जो गवर्नमेंट साइड के जो ऑफिशियल है, मतलब इनको भी क्या किया था, मॉनेटरी पॉलिसी में अपॉइंटमेंट किया था, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही है कि अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट दैट वाज अमेंडेड 1934, तब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, तो इनको ये क्या करती है, फ्रेम करती है, इनसे रिलेटेड ये मॉनेटरी टूल्स होते हैं, ठीक है। एंड फंक्शंस तो बता ही दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स किस तरीके से होता है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स इसमें सेक्रेटरी होते हैं, और 3 एक्सपर्ट्स जो होते हैं इकोनॉमिक के फील्ड से होते हैं, बैंकिंग से होते हैं, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी के इसके मेंबर होते हैं। एंड 4 साल के लिए अपॉइंट की जाती है। शेल नॉट, जिसके जो मेंबर होते हैं ना वो किसी भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और सारे सबके जो डिसीजन होते हैं, ईच मेंबर हैविंग अ वोट, ठीक है, मेजॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बाकी कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में भी हमने बताया ही था, है ना, ये उस दिन देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीलंकन प्रेसिडेंट ड्रॉज कंट्री क्लोजर टू चाइना आफ्टर समिट। तो चाइना के लिए, मतलब इनको जो यहाँ के श्रीलंकन प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, तो इनको अभी ये पूरी तरीके से समझ नहीं आया है कि चाइना वाकई में क्या कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो डेट ट्रैप नहीं है, और ये अपनी कंट्री जो लोग हैं वहाँ पर उनको बताना चाहते हैं और प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है जो हेल्प करेगा लिविंग स्टैंडर्ड्स में इनके लोगों की, ठीक है। तो बाकी ये कोई भी ऐसे डेट ट्रैप नहीं है, चाइना जो है हेल्प कर रहा है इनकी, तो ये चीज़ बोला जा रहा है इनके द्वारा। अब जो ये नेगोशिएशन थे चाइना और श्रीलंका के बीच में, तो अभी मैं मैप भी दिखा दूंगी आपको कहाँ पे हम्बनटोटा लोकेटेड है, ठीक है। नेगोशिएशन ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर लास्ट हेल्ड इन 2017। चाइना हैज़ बीन मेकिंग इंक्रीजिंग इन रोड्स इनटू साउथ एशिया विद इट्स BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उनका, ठीक है, जो कि यहाँ से क्या करता है, जितने भी फिनेंस करता है बहुत सारी कंट्रीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने प्रोजेक्ट हैं, क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो वहाँ पे उनकी फाइनेंसिंग करता है, ठीक है। 2017 में श्रीलंका ने साइन किया था कि कंट्रोल ऑफ अ चाइनीज़ फाइनेंस्ड पोर्ट हम्बनटोटा टू बीजिंग आफ्टर incurring heavy losses to the alarm of the US एंड इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी ये यही प्रूव करना चाहते हैं। एक बार हम जो श्रीलंका में ये हम्बनटोटा पोर्ट है इसकी हम लोकेशन भी देख लेते हैं कहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये रहा श्रीलंका, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, और यहाँ पे ये इंडिया है, बे ऑफ बंगाल, और इसके बिल्कुल सदर्न पार्ट में, ठीक है, ये क्या है, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो इसी को ये दिया हुआ है। एंड एडवांटेज ऑफ चाइना के लिए यही है कि जो की रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये BRI इनका काफ़ी मेजर इनिशिएटिव है ना, विच विल लिंक पोर्ट्स एंड रोड्स बिटवीन चाइना एंड यूरोप। तो यूरोप से चाइना के बीच में ये जो पोर्ट्स और रोड्स हैं इनका लिंक ये प्रोवाइड करेगा। एंड ये भी कंसीडर किया जाता है कि जो डील है ये चाइना के लिए काफ़ी एडवांटेज होगी इन द बंकरिंग बिजनेस विच प्रोवाइड्स फ्यूल टू शिप्स, है ना। डिसएडवांटेज इंडिया के लिए क्या है
कि जो इंडिया का जो एप्रीहेंसिव दैट द पोर्ट इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सराउंड इंडिया एंड डॉक इट्स मिलिट्री वेसल, कि मतलब हमारे लिए हम ये बोलते हैं ना कि चाइना हमको क्या कर रहा है एक तरह से ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे चारों तरफ से वो हमें सराउंड कर रहा है ना इंडिया को। एंड द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, जियो पॉलिटिकल थ्योरी है एंड पोटेंशियल चाइनीज़ इंटेंशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो IOR जो है रीजन, इंडियन ओशन रीजन में चाइना मतलब अपना इंटरफेरेंस ज़्यादा कर रहा है, इंटरफेयर, एंड इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटी रिलेशनशिप अलॉन्ग इट सी लाइन्स कम्युनिकेशन। तो यही है मतलब जो सूडान वाला जो पोर्ट लैंड है वहाँ तक वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है ना। इसके अलावा जो मैरीटाइम जो चोक पॉइंट्स हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मांडेप हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का है ना, लोम्बोक स्टेट एज वेल एज अदर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम जैसे जिबूती में भी हमने देखा था एक, फिर पाकिस्तान मालदीव, तो सारे जगह पे ही वो ये सारे जो प्रोजेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है ना। और ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो कि हम्बनटोटा पोर्ट इज़ लोकेटेड राइट इन द मिडिल ऑफ वाइटल एनर्जी सप्लाईज लाइंस, इंडियन ओशियन, मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। डीप वाटर पोर्ट है ये, डीप वाटर पोर्ट, एंड 99 ईयर का लीज एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, चाइना और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। फाइनली पाकिस्तान ने भी जो टिकटॉक है, यहाँ की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन्होंने टिकटॉक को इमोरल कंटेंट करके यहाँ पे बैन कर दिया है ना। इससे पहले जो थे और चीज़ें बैन हुई थी यहाँ पे, टिंडर वगैरह। कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लास्ट ईयर वी रिपोर्टेड फर्स्ट। तो यहाँ पे जो बीजिंग है तो उन्होंने कोवैक्सिन जो कोविड वैक्सीन का अलायंस है उसको ज्वाइन किया है। अब ये कोवैक्स जो अलायंस है, अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये कंट्रीज़ ने साइन किया है एन एग्रीमेंट विद गावी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी कंट्रीज़ जिन्होंने साइन किया है वो रिचर कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या है पोटेंशियल जो वैक्सीन हैं, ठीक है, वो खरीदेंगी और फिर वो जो पुअरर वंस है, पुअर कंट्रीज़ है, गरीब देश हैं, उनको क्या करेंगी, सप्लाई करके बेचेंगी, मतलब उनको सस्ते दामों पे बेचेंगे, है ना, उनकी मदद करेंगी। तो मेन ये है, क्या नाम है इस इनिशिएटिव का, कोवैक्स अलायंस, ठीक है, कोवैक्स कोविड वैक्सीन अलायंस। तो अभी USA ने नहीं ज्वाइन किया, इसने डिक्लाइन कर दिया था। मोहम्मद रेजा शाहजहान लेजेंडरी सिंगर एंड डिसिडेंट डाइज, ठीक है। तो पर्शियन क्लासिकल म्यूजिक सिंगर मोहम्मद रेजा अ टावरिंग फिगर टू ईरानियंस फॉर बोथ हिज आर्टिस्ट्री एंड हिज पब्लिक स्टैंड, ठीक है, विद प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी ये रहते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो किडनी कैंसर से इनकी डेथ हो गई, किसकी, मोहम्मद रेजा शाहजहान, ईरान के सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है रामविलास पासवान पे सारे आर्टिकल हैं, एंड द ट्रू TRP कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। TRP का वही इशू चल रहा है, मतलब क्या होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं क्या देख रही हूँ अपनी TV पे, आप क्या देख रहे हो, तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन केवल जो 40,000 जो सिलेक्टेड हाउस होल्ड हैं, है ना, इस्टेब्लिश जो हाउस होल्ड्स हैं, तो यहाँ पे सर्वे किया जाता है। यहाँ पे जो है बारोमीटर जो वो लगे होते हैं, वो इंस्टॉल्ड किए होते हैं, और अगर इनकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी ब्रॉडकास्टर को मिलती है तो इस डेटा का क्या करता है, मैनिपुलेशन करके मैनिपुलेट करता है इस डेटा को, और इसका मिसयूज़ कर सकता है। इन हाउस होल्ड्स को क्या कर सकता है, ब्राइब दे सकता है। ब्राइब देगा तो ये क्या कर सकता है कि अपने मतलब जो जहाँ पे ये बारोमीटर लगा हुआ है वहाँ पे एक ही चैनल को ये बार बार दिखा सकते हैं, है ना, उनके जो TV से रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे TV स्विच ऑन होगी। तो यही चीज़ इसमें है कि इसको TRP के बारे में, और ये सारे जो आर्टिकल हैं ये भी उन्हीं से रिलेटेड थे, रामविलास पासवान, ठीक है। और वेरी इंडियन डिश, तो ये इडली सांभर से रिलेटेड है, तो इतना ज़्यादा तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इडली यही बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट इडली पे होता है, कि वाइट स्पॉन्जी टाइप की जो डिश है ना, मतलब डिश है, क्या होता है उसमें कलर होता है वाइट, और टेस्टलेस ही लगती है मुझे भी, है ना, लेकिन सांभर अच्छा होता है। और मतलब यही बोला गया है कि सॉल्ट इतना ऐसे इस पर, क्योंकि इडली ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिप्रेजेंट की हैं। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, है ना, तो जब उस टाइम पे आपको पता है कि फूड शॉर्टेज हो गई थी, है ना, खाने की राइस शॉर्टेज हो गई थी, तो उस टाइम पे इडली ही एक ऐसा था जिसने वहाँ पे काफ़ी रोल निभाया था, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टिल नॉट वॉन द वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, है ना, जो इडली है विद इन रीच ऑफ ऑलमोस्ट एनी वन, द वेल ऑफ में सिट इन साइड रेस्टोरेंट, और जो ओट एंड रागी इडलीज़ हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो पुअर है वो अभी भी क्या कर सकते हैं, राइस और ब्लैक ग्राम इडलीज़ हैं वही परचेस कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बस यहाँ पे इडली सांभर ये बताया हुआ है। एंड द ब्रिज
एंड द वॉइस फॉर द डिस्पोजल, ये भी रामविलास पासवान, ये भी रामविलास पासवान, सब जो है रामविलास पासवान। एमपीसी से रिलेटेड मैंने बता दिया। रामविलास पासवान के बारे में आपको इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो आर्टिकल्स। बाकी मुझे नहीं लगता, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिशियन, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट नॉट पॉलिटिशियंस। लेकिन हाँ, यहाँ पे इतना बता देती हूँ रामविलास पासवान जी के बारे में कि अभी इनकी मृत्यु हुई है, और ये जो थे, इन्होंने जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें इन्होंने टॉप किया था, ठीक है, और डीएसपी की इनको रैंक भी मिली थी। लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था और अपने स्टेट में ही काम करने के लिए, और फिर दलित लीडर भी थे। और इनका मतलब यही था कि गवर्नमेंट आए या जाए, लेकिन ये हमेशा पावर में मिनिस्टर तो रहते ही थे, है ना। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी रहते हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी रहते हैं एनडीए गवर्नमेंट में, है ना। तो ये बस इतना इनफ था इनके बारे में जानना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाउ पीस नोबेल विनर WFP हैज़ कॉम्बैटेड हंगर अराउंड द, कल ही मैंने बता दी थी ये न्यूज़। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला इस बार? शांति का पुरस्कार, ठीक है। नोबेल फॉर पीस मिला है किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर, कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, फॉर एक्टिंग एज ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ जो फैक्ट हैं इससे रिलेटेड कि ये क्या है, 28वां ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये WFP बना है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज, जब से 1901 से ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। और जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट एल्सनहोवर, ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक मतलब यूएन सिस्टम के थ्रू एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो एड, फूड एड जो है प्रोवाइड कर सके, है ना। तो उसी के बाद ये सेटअप किया गया, और उसी टाइम पे क्या हो गया था, बहुत सारा मतलब काफ़ी बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी इमर्ज होकर आ गया था, जहाँ पे 12,000 लोगों की जानें चली गई थी। 12,000 पीपल डाइड इन अर्थक्वेक, ठीक है। तो कहाँ पे अर्थक्वेक से मरे थे? नॉर्दर्न ईरान में एक जगह है बोइनज़ारा, ठीक है। तो बोइनज़ारा में लोगों की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने फिर काफ़ी सारे टॉन्स ऑफ व्हीट, शुगर, चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे भेजे थे। इसके बाद फिर जब थाईलैंड और अल्जीरिया में फ्लड आया था तो भी यहाँ पे अपना असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया था इन्होंने। और इनकी जो वेबसाइट है उसमें ये भी बोला गया है कि जो फर्स्ट डेवलपमेंट इनका प्रोग्राम था 1963 में शुरू हुआ था नूबियन सूडान से, ठीक है। और उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? रोम, इटली में। और इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है विच कंसिस्ट 36 मेंबर स्टेट एंड हेडेड किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा, हु इज़ अपॉइंटेड ज्वाइंटली बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, जिससे हेड किया जाता है ये, तो वो फिक्स्ड 5 ईयर्स के लिए उसका टर्म होता है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है? फिक्स्ड 5 ईयर टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर का है रोम, इटली। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन की एजेंसी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी सारे एफर्ट्स थे इसमें 28th ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि साउथ कोरिया में भी 1966 में, और अम्बोडिया में जो जीनोसाइड हुआ था, रवांडा में, एंड लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट जो साउथ सूडान में होता है, अभी मोर रिसेंट यमन एंड सीरिया, तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। और अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया है तो कुछ कंट्रीज़ में क्या है, पहले से ही जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होते थे, है ना, जैसे बुर्किना फासो है और साउथ सूडान है और नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो यहाँ पे तो मतलब टेररिस्ट अटैक और जो यहाँ की जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। साथ में कोरोना भी आ गया था, तो फूड हंगर जो था बहुत ही ज़्यादा ये मतलब ड्रामेटिकली राइज़ किया है ना। तो इस वजह से ये इन्होंने काफ़ी असिस्टेंट यहाँ पे एड वगैरह दी, तो ये बहुत हेल्पफुल ये रहे। और आपको मुझे ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन के जो SDGs है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इसका कौन से उसमें फूड से रिलेटेड जो है मेंशन है, कौन से नंबर के आर्टिकल में, ठीक है। तो ये आप मुझे बता सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो। द WPF इज़ द UN प्राइमरी एजेंसी दैट वर्क्स टुवर्ड्स द गोल। और अगर हम बात करेंगे, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऐड दिस डेटा, ठीक है, आप अपने आंसर राइटिंग में। 690 मिलियन अभी हंगरी लोग हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, 690 मिलियन। और यहाँ हमारे पास क्या होती है? चॉइसेस होती हैं कि हमको ये चीज़ नहीं खाना, हमको ये सब्जी पसंद नहीं आ रही, हमको ये खाना पसंद नहीं आ रहा, हमको ये खाना है, वो खाना है। और 690 मिलियन लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता है, कैसा भी है ना। तो ऐसे हैं। एंड अराउंड 60% ऑफ देम लिव इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 60% लोग ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हमारे कंट्री में तो फिर भी सबसे ज़्यादा पीस है, मतलब अगर मैं कहूँ सबसे अच्छी कंट्री जो रहने के लिए है आज के टाइम पे, वो इंडिया ही है। चाहे आप कितना ही मतलब चीज़ें देख लो, ये हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट ये बहुत एक माइन्यूट लेवल पे है,
ठीक है। बाकी कंट्रीज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है इस टाइम पे, अगर 2020 के टाइम पे अगर हम बात करें। एंड 1963, 2 years after its establishment, award for फोकसिंग ऑन रिफॉर्म्स टू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये बोल रहे हैं कि रोल कैसा है इंडिया में, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो TPDBTS है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्टिविज़म दिखाया यहाँ पे, क्योंकि जो टेक्निकल असिस्टेंट था, है ना, कि किस तरीके से फूड को जो है एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, तो इन्होंने कुछ यूनिक इनिशिएटिव भी लिए थे, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, उसका नाम अन्नपूर्ति रखा गया। मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स है ना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया गया इनका। ये अन्नपूर्ति है वो बेनिफिशियरी को अलाउ करता है कि वो एक सर्टेन टाइम पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेटली फूड ग्रेन जो कोटा है उसको निकाल सकता है, ठीक है। और इट हैज़ कंप्लीटेड पायलट ऑन राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन मतलब कि जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स थे उसके अलावा कुछ और उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देना, ठीक है, उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो राइस फोर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट स्कूल में ये यूज़ किया गया है, जो मिड डे मील्स स्कीम है उसके अंतर्गत, वाराणसी में मेन हुआ है 2018 से, है ना। तो ये सारे चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल, और फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये है वाई एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र मैटर्स, है ना। तो अब जब सबसे पहले तो देखो 4 चीज़ें मैं बोलूँगी, उनको आप ध्यान में रख लेना। सबसे पहले अगर रुद्रम आता है, रुद्रम, ठीक है, रुद्रम वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, एंड ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब ऐसा पूछा जाता है ना कि ये क्या सरफेस टू सरफेस है, ये एयर टू सरफेस है, या फिर क्या है, ये एयर टू एयर है। तो ये क्या है, एयर टू सरफेस, ठीक है, एयर टू सरफेस ये मिसाइल है, और ये डिज़ाइन की गई है। तीसरी चीज़ क्या हो गई, डिज़ाइन किसके द्वारा ये बनाई गई, डिज़ाइन किसके द्वारा की गई, तो DRDO के द्वारा। चौथी चीज़ ये कि किसके लिए, तो IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि ARM जो है, इसका मतलब नाम रुद्रम क्यों रखा गया है, क्योंकि कीपिंग विद ट्रेडिशन, संस्कृत नेम है रुद्रम, बिकॉज इट इंक्लूड्स द लेटर्स ARM, एक्रोनिम है फॉर एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM, एंड द वर्ड इन संस्कृत डिस्क्राइब्स अ रिमूवर ऑफ सॉरोज, ठीक है, दुख को मतलब रिमूव कर देना, दुख जो है, वन ऑफ इट्स मीनिंग्स। तो ये इस वजह से इसका नाम इन्होंने रखा है। एंड लॉन्च कहाँ गई, हाँ, तो पांचवी चीज़ ये है कि लॉन्च किससे की गई, सुखोई 30, ठीक है, सुखोई 30 MK1, ठीक है, सुखोई 30 MK1, तो इससे ये लॉन्च की गई। तो इसमें GPS इनेबल्ड है, और ये क्या करता है, अब इसके मतलब जो काम करने के फंक्शनैलिटी है ना, तब वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले पता चल गया कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, DRDO ने बिल्ड किया है, IAF के लिए किया है, और फिर अब क्या पता चल गया कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, डिज़ाइन की गई है डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, और जो भी एडवर्सरी होगी रडार की उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम्युनिकेशन एसेट्स एंड अदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज विच आर जनरली पार्ट ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। मतलब ये क्या करेगा, पैसिव होमिंग हेड भी है इसका, अ सिस्टम कैन डिटेक्ट, है ना, जो इसका जो हेड है वो डिटेक्ट कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, और टारगेट को इंगेज कर सकता है, मतलब बहुत ही एक्यूरेटली क्या कर सकता है, इवन इफ द रेडिएशन सोर्सेज स्विचेस ऑफ इन बिटवीन, तो भी एक्यूरेटली हिट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, रुद्रम हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर IAF रिक्वायरमेंट फॉर इनहेंस सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ठीक है। तो SEAD के लिए ये जो कैपेबिलिटी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं ये मेनली यूज़ होती हैं जब एयर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कोई भी अगर जैसे किसी ने हम पे अटैक कर दिया एयर स्ट्राइक पे, तो इनिशियली ये यूज़ होगा, ठीक है, और एनिमी के लिए, ऑल्सो इन लेटर पार्ट्स लीडिंग टू हायर सर्वाइबिलिटी टू अ कंट्रीज ओन एयरक्राफ्ट। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें। द डोमिनेंस ऑफ बिग टेक, तो डोमिनेंस ऑफ बिग टेक में ये है कि अभी आपने देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर से भी पेटीएम को कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था, है ना, पेटीएम को रिमूव किया गया था। उसके बाद इसमें ऐसे मतलब काफ़ी सारे मीम्स वगैरह भी बन गए थे कि किसने हटाया, क्यों हटाया, है ना, कौन था, और तो काफ़ी सारे मीम्स बने थे क्योंकि गूगल ने हटाया था। और पेटीएम के आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़र है, तो एक तरह से ये कॉम्पिटेंसी वाला मतलब जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है हर क्षेत्र में वो है, ठीक है, चाहे हम टेलीकॉम देखें, यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे
आप में से बहुत सारे लोग पेटीएम यूज़ करते होंगे, ठीक है। मैं जो करती हूँ गूगल पे यूज़ करती हूँ। तो ये आपने भी पेटीएम कहाँ से डाउनलोड किया है? गूगल प्ले स्टोर से ही किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। मैंने भी गूगल प्ले स्टोर से ही किया है। लेकिन ये जो गूगल पे है ये गूगल की ही सर्विसेज है, और पेटीएम जो है पेटीएम ये खुद का है। लेकिन इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो? अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, गूगल प्ले स्टोर से, है ना। अब जो है, अब ये इनका डिजिटल टूल है गूगल का, गूगल पे, और पेटीएम पेटीएम का ही है। तो यहाँ से मतलब इनको सप्रेस करने के लिए गूगल ने एक तरह से ये इनिशिएटिव ले लिया कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और ये बोल के कि ये एक तरह से ब्राइवरी और जो जुआ है वो कर रहे हैं। अब देखो, आपने जब जैसे गूगल पे, वैसे यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ कि होता क्या है। जैसे गूगल पे आपने जैसे डाउनलोड किया है ना, उसके बाद आपने उसका लिंक जो है किसी अपने व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड को भेज दिया, तो उसमें आता है कि आपको 51 रुपीज़ फिर मिलेंगे अगर उस व्यक्ति ने डाउनलोड कर लिया। या फिर बहुत सारे अब गूगल पे में ऐसे भी फीचर्स थे कि आप वो कुछ आए थे ना दिवाली के टाइम पे, दिया, स्टैम्प और ये सब आप कलेक्ट कर लोगे तो आपको 2000 रुपीज़ मिलेंगे, है ना। तो ये 2000 रुपीज़ सच में मिलते भी हैं। इसी तरह से अभी पेटीएम ने भी क्या किया था, पेटीएम ने ये किया था कि उनके मतलब जो स्टैम्प वगैरह वो स्क्रैच कार्ड मिलेंगे अगर वो कुछ आईपीएल का कुछ करते हैं, है ना, कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसी चीज़ को फिर यहाँ पे गूगल ने कह दिया कि ये जुआ बाजी कर रहे हैं और ये चलेगी नहीं, है ना, ये नहीं चलेगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। तो एक तरह से अपनी डोमिनेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो क्वेश्चंस किया गया है, जो हेड है इन कंपनी के, जैसे जेफ बेजोस कहाँ के, अमेजोन के, टिम कुक एप्पल, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक एंड सुंदर पिचई गूगल के, कि इन्होंने ये बोला है कि सजेस्टेड दैट द कंपनीज हैव एक्सप्लॉइटेड, एंट्रेंच एंड एक्सपेंडेड देयर पावर, है ना। डिजिटल मार्केट में इन्होंने अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है इन एंटी कॉम्पिटिटिव एंड एब्यूजिव वेज। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, है ना। बाकी के जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल छिटमुट बन के रह गई हैं और वो जो है इमर्ज होके नहीं आ पा रही है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि स्ट्रक्चरल सेपरेशंस होना चाहिए। जो बिग टेक कंपनीज हैं वो क्या है, मतलब इनको स्मॉलर कंपनीज में थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर दो और इनको इंश्योर करो कि दैट दे वुड नॉट बी एबल टू हैव एज मच इन्फ्लुएंस एज दे हैव करेंटली ओवर द डिजिटल मार्केट प्लेस, है ना। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका नहीं होना चाहिए गलत तरीक़ों से। एंड अनदर रिकमेंडेशन ये थी पैनल की कि दिस कंपनी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन एन एडजेसेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। तीसरी रिकमेंडेशन ये रही कि प्रिजम्पटिव जो प्रोहिबिशन है वो मतलब होने चाहिए जो मर्जर एक्विजिशन को लेके हैं, है ना। तो ये जैसे अभी जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैं, है ना, तो इनका मर्जर हुआ था। इस सम ऑफ द बिगेस्ट डील इन टेक्नोलॉजी स्पेस, फेसबुक को एक्वायर कर लिया था, हैज़ बीन एक्यूज यूजिंग, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई है इन कंपनी पे, लेकिन डोमिनेंस तो है ही, है ना, ये सारी चीज़ों का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। हाउस पैनल आईटी में टेकअप टीआरपी फ्रॉड इशू। तो जो बोला जा रहा है, जो जिसको शशि थरूर हेड कर रहे हैं जिस कमेटी को, है ना, कौन सी कमेटी को, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की कमेटी को हेड कर रहे हैं ना शशि थरूर। तो ये बोल रहे हैं कि शशि थरूर को ही क्या करना चाहिए, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। अभी जो 3 टेलीविजन के चैनल के नेम आया, अर्नब गोस्वामीज रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, विच ही सेड हैव बीन फाउंड टू इंडल्जिंग इन सच मेल प्रैक्टिसेस, है ना, जो मैंने बता दिया आपको ब्रीफली। नैम कांट बी यूज अंडरमाइन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि नैम का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था और इसकी जो लास्ट समिट है वो कब हुई थी, है ना। तो ये यहाँ पे अभी जो हमारे वो है एस जयशंकर, तो इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि इफ़ वी टेकअप इश्यूज़ दैट डिवाइड रेदर देन यूनाइट अस, है ना, कि जो हमें ऐसे इशू जो हमको एकीकरण करने की जगह जो हमको डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इनको क्या करना होगा, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना है। जो बिलेटरल हमारे ग्रीवेंसेज हैं, है ना, उनको हमें इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना है, ताकि क्योंकि ये एक तरह से वीक और इरेलेवेंट बन जाएंगे, इरेलेवेंट अप्रासंगिक। तो ये करने एचएएल स्टाफर अरेस्टेड। तो ये व्यक्ति जो है इतने टाइम से 16 साल से सर्विस में था एचएएल में, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर था। और इस व्यक्ति ने जो थे आईएसआई पर अपनी जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी वो लीक की आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसी के साथ। तो यहाँ पे इन पे क्या लगा हुआ है, सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया जाता है स्पाइंग एंड रॉन्गफुल कम्युनिकेशन विथ फॉरेन एजेंट्स, है ना। तो ये है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का लगाया जाता है। देन 36% बिहार एमपीज एमएलए इन लास्ट 20 ईयर्स फेस
सीरियस क्राइम केसेस, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे जो क्राइम केसेस हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, मर्डर, असॉल्ट, करप्शन, ठीक है। तो ये सारे इन पे लगे हैं। जो ADR है, ADR क्या है, एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इन्होंने लगाए हैं ये आरोप। तो हाँ, एक और है, सिलिकॉन वैली स्टार इज़ नाउ टीचर इन तमिलनाडु, है ना। तो ये अपने न्यू स्टार्टअप है, एक टीचर की तरह ये पढ़ा रहे हैं। और इन्होंने मतलब एक कंपनी थी, इसके फाउंडर भी थे श्रीधर वेम्बू। किसके फाउंडर थे? जोहो कॉरपोरेशन, ठीक है। सिलिकॉन वैली स्टार वैल्यूड फोर्ब्स एट नियरली $2.5 बिलियन, हु डिसाइडेड, इन्होंने फिर ये अनयूजुअल स्टेप लिया कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे ये जो कन्वेंशनल जो एफिलिएशंस होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं या डिग्री मार्क्स, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये अपने तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं ना। ही इज़ क्लियर दो दैट हिज स्टार्टअप विल नॉट सीक एफिलिएशन विद द CBSE और एनी अदर कन्वेंशनल एजुकेशन बोर्ड। नोबल पीस प्राइज विनर WEF इंडिया लिंक PDS रिफॉर्म राइस ATM, तो यही हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्वेजियन नोबल जो कमेटी थी उन्होंने ये दिया था, है ना। और क्या क्या बोलते हुए दिया था, अन्नपूर्ति जो ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर है, ATM फॉर राइस, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड करने के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।